आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, जिसमें मैं कुछ सब टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे बुद्धि की परिभाषाएं क्या होती हैं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि मापन, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण तथा इसकी विशेषताएं। चलो स्टार्ट करते हैं। आखिर बुद्धि होती क्या है? बुद्धि शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? बुद्धि अंग्रेजी भाषा के इंटेलिजेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजेयर या इंटेलिजेंसिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? समझना, टू अंडरस्टैंड, अर्थात किसी तथ्य को समझना, किन्हीं बातों को समझना, अर्थात सोचने, समझने, तर्क करने, विचारने, चिंतन करने, समस्या समाधान करने तथा निर्णय करने की मानसिक योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि। प्रायः हम बुद्धि को किस रूप में देखते हैं? मानसिक योग्यताओं के रूप में देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न योग्यताओं का समूह क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। इन जनरल बुद्धि होती कहाँ है? बुद्धि हमारी कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को एक अमूर्त चिंतन के रूप में देखा है, अमूर्त विषय के रूप में माना है, यानी कि अमूर्त कॉन्सेप्ट माना है, जिसका अर्थ होता है, अमूर्त का अर्थ होता है ना दिखाई देना, दिखाई ना देना, दिखाई ना देना। अर्थात बुद्धि जो है हमारे क्या होती है? दिखाई नहीं देती है, हमारे व्यवहार में आती है। अगला पॉइंट देखिए, बुद्धि वो मानसिक शक्ति है। ये भी गलत हो रहा है यहाँ पर, शक्ति है। क्या है? बुद्धि एक क्या है? मानसिक शक्ति है कहो, या मानसिक योग है। विभिन्न मानसिक योग है जो वस्तुएं एवं तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1885 ईस्वी में। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1885 ईस्वी में। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। कब किया था? 1885 ईस्वी में। प्राचीन काल से ही बुद्धि के स्वरूप को समझना एक चर्चा का विषय रहा है। कहा जाता है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसमें बुद्धि है वही बलवान है। अगला पॉइंट, बुद्धि के कारण ही मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। अगर हम वर्तमान समय को देखें तो वर्तमान समय में भी मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों के बीच आज भी बुद्धि वाद विवाद का विषय बना हुआ है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम बुद्धि को निम्नलिखित 3 भागों में बांटते हैं। मैं आपको क्या बताया था? बुद्धि को परिभाषा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो था क्या था? समायोजन की योग्यता। दूसरा सीखने की योग्यता। तीसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। परिभाषाओं के आधार पर हम इनको बांटेंगे। सबसे पहला है टर्मन। आखिर टर्मन ने क्या कहा? सुनो। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। क्या कहा था टर्मन ने? अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है, अर्थात बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। अर्थात बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता। एक बार और दोहराइए, क्योंकि ये परिभाषा जो है दोहराने से ही याद होंगी। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है, अर्थात बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अमूर्त।
अमूर्त क्या आ रहा है, अमूर्त शब्द आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि परिभाषा के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 समायोजन की योग्यता, नंबर 2 सीखने की योग्यता, नंबर 3 अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब मैंने यहाँ पर बताया था आपसे क्या शब्द आ रहा है, अमूर्त आ रहा है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता को जो सहयोग करता था, जो मनोवैज्ञानिक सहयोग करता था, उसमें क्या आएगा, टर्मन। यानी कि टर्मन कहाँ आएगा, अमूर्त चिंतन की योग्यता में। यहाँ देखिए अमूर्त अमूर्त शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा, टर्मन ने कहा। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। अगली परिभाषा देखिए, अगली परिभाषा बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। क्या है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अब यहां पर क्या आ रहा है शब्द, सीखना। सीखना, ये क्या आ रहा है, सीखना आ रहा है। तो यहां पर देखिए बुद्धि की परिभाषा के अनुसार विभाजन, तो यहां पर क्या है, दूसरे नंबर पे सीखने की योग्यता। तो बकिंघम कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बकिंघम, कहाँ आएगा, सीखने की योग्यता में। यानी कि बकिंघम किसका सहयोग करता था, सीखने की योग्यता का। ऐसे ही हम विभिन्न परिभाषाओं को विभाजित करेंगे। नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा था, स्टर्न ने कहा था। किसने कहा था, स्टर्न ने। स्टर्न ने। मैंने क्या कहा था तुमसे, परिभाषा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा है। एक तो समायोजन की योग्यता, नंबर 2 सीखने की योग्यता, नंबर 3 अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो स्टर्न किस में आ जाएगा, समायोजन में। समायोजन में क्या आएगा, समायोजन में। तो स्टर्न को हम कहाँ डालेंगे, समायोजन की योग्यता में। मैंने आपको स्टर्न तक परिभाषा बता दी थी कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। यहाँ पर समायोजन शब्द आ रहा है तो स्टर्न कहाँ पर चल जाएगा, स्टर्न किसका सहयोग करता था, समायोजन की योग्यता का। यानी कि हम कह सकते हैं कि बुद्धि, स्टर्न क्या कहता था, स्टर्न कहता था बुद्धि समायोजन की एक योग्यता है। अगला देखिए, ऐसे मैं आगे आपको बताते रहूंगा। बर्ट के अनुसार, बर्ट क्या कहता था, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की एक योग्यता है। ठीक हो गया। ऐसी अगला देखिए, थॉर्नडाइक क्या कहता था, थॉर्नडाइक कहता था उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। बीने के अनुसार, बीने क्या कहता था, अच्छी तरह निर्णय करने, अच्छी तरह बोध करने, अच्छी तरह तर्क करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। थॉमसन के अनुसार, थॉमसन क्या कहता था, बुद्धि वंश परंपरागत प्राप्त विभिन्न गुणों का योग है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ क्या कहता था, वुडवर्थ कहता था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यहां पर देखिए वर्थ आ रहा है, तो वर्थ को हम किसके रूप में ले सकते हैं, वर्क के रूप में। वर्क का अर्थ होता है क्या, कार्य। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगला देखिए, गाल्टन के अनुसार, गाल्टन क्या कहता था, बुद्धि विभेद करने, चयन करने की शक्ति है। बुद्धि क्या है, विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। अगला देखिए, जेनसन के अनुसार, जेनसन जो एक मनोवैज्ञानिक है, वो क्या कहते थे, बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है। बुद्धि का जो स्वरूप है वो क्या होता है, बिजली के समान होता है, जिसका मापन करना तो आसान है लेकिन परिभाषित करना कठिन है। बुद्धि का हम माप तो सकते हैं लेकिन परिभाषित करना कठिन है। किसने कहा था, जेनसन ने कहा था। फ्रीमैन ने क्या कहा था, बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यहां पर देखिए क्या शब्द आ रहा है, एक तो समायोजन भी आ रहा है, अधिगम भी आ रहा है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी आ रहा है। और मैंने बताया था बुद्धि को हमने कितने भागों में बांटा था, परिभाषा के आधार पर। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो जो परिभाषा दी, उस परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि को हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। एक तो समायोजन की योग्यता, अधिगम की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अधिगम का अर्थ सीखना हो जाएगा। तो समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। इस बार हम फ्रीमैन को किस में डालेंगे, तीनों में। फ्रीमैन क्या कहता था, बुद्धि क्या है, समायोजन की योग्यता भी है, अधिगम की योग्यता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। अगला देखिए, डियरबॉर्न के अनुसार, डियरबॉर्न क्या कहता था, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। ठीक हो गया। अगला देखिए, स्पेयरमैन क्या कहता था,
स्पेयरमैन कहता था बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। बुद्धि एक क्या है? तर्क संगत चिंतन है। पी वर्नन ने बुद्धि को निम्नलिखित 3 प्रकार से परिभाषित किया है। पी वर्मन का मानना था बुद्धि क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। पी वर्नन का मानना था कि बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि एक जेनेटिक कैपेसिटी है। अर्थात अगर कोई किसी के माता पिता बुद्धिमान है तो यह हो सकता है कि उनके जीन्स के कारण वह उनका बच्चा भी बुद्धिमान होगा। यह किसका कहना था? पी वर्नन का कहना था। उसके बाद अगला देखिए, बुद्धि एक परीक्षण प्राप्तांक है। पी वर्नन कहते थे कि क्या है? बुद्धि एक परीक्षण प्राप्तांक है, अर्थात बालक जो भी अंक प्राप्त करता है वह उसकी क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अगला देखिए, बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन है। पी वर्नन का कहना था कि बुद्धि क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अर्थात जैसे हम किसी के समक्ष आते हैं तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो हमारा क्या कहलाएगा? बुद्धि कहलाएगा। किसने कहा था? पी वर्नन ने। पी वर्नन ने बुद्धि को निम्नलिखित 3 प्रकार से परिभाषित किया था। नंबर 1, बुद्धि एक क्या है? जैविक प्रक्रिया है। बुद्धि परीक्षण प्राप्तांक है। बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन है। इसी आधार पर मैंने क्या कहते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों को विभिन्न रूप में परिभाषित किया है। जैसे मैंने क्या कहा था आपको, बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त किसके अनुसार? परिभाषा के अनुसार। तो स्टर्न कहाँ है? स्टर्न किस में आ जाए? ये देखिए, ये वाले जो इधर साइड के मनोवैज्ञानिक किस में आ जाएंगे? समायोजन में। इधर वाले कहाँ आएंगे? सीखने की योग्यता में। और इधर वाले कहाँ आएंगे? अमूर्त चिंतन की योग्यता में। यहाँ पर एक शब्द कॉमन आ रहा है, फ्रीमैन। फ्रीमैन क्या कहता था? एक यहाँ पर भी फ्रीमैन है, यहाँ पर भी फ्रीमैन है, यहाँ पर भी फ्रीमैन है। तो फ्रीमैन क्या कहता था? बुद्धि समायोजन की योग्यता भी है, बुद्धि सीखने की योग्यता भी है, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, बुद्धि के प्रकार। वैसे तो बहुत सारे किताबों में बुद्धि क्या कहते हैं, सिर्फ थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, लेकिन थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि को निम्नलिखित 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के निम्नलिखित कितने 3 प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ऐसे ही गैरेट ने कहा। गैरेट ने भी क्या कहा? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। आइए हम इन बुद्धियों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आता है मूर्त बुद्धि। क्या आता है? मूर्त बुद्धि। इसका जो दूसरा नाम है, पूछ सकता है परीक्षा में कि मूर्त बुद्धि को और क्या कहते हैं, या जैसे इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, कठोर बुद्धि, स्थूल बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि या हार्डवेयर। ऐसा पूछ सकता है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को कहते हैं। व्यवहारिक बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को कहते हैं। कठोर बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को कहते हैं। स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को कहते हैं। और यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है यांत्रिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि या कठोर बुद्धि या स्थूल बुद्धि। ठीक हो गया? समझ में आया? इस मूर्त बुद्धि को और किस किस नाम से जानते हैं? यांत्रिक बुद्धि, कठोर बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि या हार्डवेयर या स्थूल बुद्धि। ठीक हो गया? जो हमारे प्रत्यक्ष रूप में होती है, मतलब सामने होती है। सामने जो भी तथ्य होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके क्लास में एक मैथ्स में एक सामने जो दिखेगा, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का टीचर आपको एक आकृति दिखाता है, जैसे ये आकृति दिखाता है। ठीक हो गया? ट्रायंगल की आकृति दिखाते हैं। ठीक हो गया? तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? मूर्त बुद्धि में आ जाएगा। ठीक हो गया? मूर्त बुद्धि के इसे यांत्रिक बुद्धि क्यों कहते हैं? मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? मशीनों का प्रयोग होता है। मशीनी बुद्धि वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके जो है अभियंता यानी कि इंजीनियर, व्यापारी हो गया, किसान हो गया, कुली हो गया, ये क्या कहलाते हैं? सब यांत्रिक बुद्धि के व्यक्ति कहलाते हैं। अगला देखिए, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? अमूर्त बुद्धि तो मैंने आपको बता दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म होती है, मृदुल होती है। ठीक हो गया? सॉफ्टवेयर, इसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसी को हम सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं, इसे भी हम पुस्तकी बुद्धि कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल आएंगे, दार्शनिक हो गया, शिक्षक क्या है? एक अमूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति है। ठीक हो गया? लेखक, कवि, उदाहरण के लिए। अगला देखिए हमारा क्या है? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसा व्यक्ति जिसमें समाज के साथ समायोजन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। और यह कौन करता है? आजकल पता ही है आपको, नेता हो गया, प्रधान, सरपंच, ETC इत्यादि। ठीक हो गया?
अगला जो हमारा टॉपिक है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं, ठीक हो गया। बुद्धि क्या है? एक जन्मजात शक्ति है, यह वंशानुक्रम में होती है। पी वर्नन ने कहा था, जैसे कि आपको पता है, पी वर्नन ने क्या कहा था, बुद्धि क्या है? एक जैविक प्रक्रिया यानी कि जेनेटिक कैपेसिटी है, ठीक है। उसने कहा था, जैसे कि उसने कहा था कि अगर माता पिता होशियार है तो उनके जीन से के कारण क्या है, उसका होने वाले बालक क्या होंगे, उतने ही इंटेलिजेंट होंगे, ठीक हो गया। यानी कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। जितना ही व्यक्ति अनुभव लेता है अपनी जिंदगी में, उतना ही क्या है, उसकी बुद्धि प्रखर होते जाती है। बुद्धि सीखने की, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक हो गया। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि परिवर्तनशील तथा विकासशील योग्यता है। बुद्धि तो हमेशा परिवर्तित होती रहती है और निरंतर आगे बढ़ते रहती है, ठीक हो गया। विकासशील योग्यता है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान नई परिस्थितियों में उपयोगी किया जा सकता है। बुद्धि द्वारा जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसे हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उसका उपयोग कर सकते हैं। बुद्धि मैंने बता दिया था विभिन्न योग्यता का समूह है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम चिंतन भी करते हैं और तर्क भी करते हैं, वितर्क भी करते हैं, समस्या का समाधान भी करते हैं, ठीक हो गया। इसलिए इसे क्या कहा गया? विभिन्न योग्यताओं का समूह कहा गया। बुद्धि और ज्ञान में दोनों में डिफरेंस है। ऐसा मत मान लेना कि बुद्धि और ज्ञान एक ही है। बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है। बुद्धि के माध्यम से हम, इंटेलिजेंस के माध्यम से हम क्या करते हैं, नॉलेज को ग्रहण करते हैं। लेकिन नॉलेज से बुद्धि का विकास है। जितना आप नॉलेजेबल होंगे उतना ही हमारा क्या होगा, इंटेलिजेंस का विकास होगा। बुद्धि अमूर्त चिंतन है, मैंने बता दिया अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की शिक्षा किस में आता है? अमूर्त चिंतन में आता है, ठीक हो गया। बुद्धि संबंधों को समझने की योग्यता है। बुद्धि के माध्यम से हम आपसी संबंधों को समझते हैं। बुद्धि वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम पता ही होगा आपको, जीन्स, जैसे कि जिसके माता पिता होशियार होंगे तो संभवतः उनके जीन्स के कारण क्या है, उनके बच्चे भी क्या होंगे, होशियार होंगे, या ठीक हो गया, होशियार होंगे, ठीक हो गया। वातावरण आपको पता है हमारा परिवेश ही क्या कहलाता है, हमारा चारों ओर का परिवेश ही क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। तो बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगला देखिए, बुद्धि का प्रयोग हम समस्या समाधान करने के लिए करते हैं। बुद्धि का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, ठीक हो गया। एक कारक सिद्धांत, याद करिए, हम विभिन्न विभिन्न मनोविज्ञान में बुद्धि का क्या किया, परीक्षण किया, उस पर मनोवैज्ञानिक तरीकों से परीक्षण किए। उसी आधार पर उन्होंने क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत दिए। नंबर 1, एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत याद रखिएगा, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड बी ने थे। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन थे। त्रिकारक सिद्धांत के भी प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन थे। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, ठीक हो गया। एक कारक के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड बीनी। और द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक कहिए कौन थे? स्पीयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक कौन थे? स्पीयरमैन। अच्छा, बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत हो गया है। बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके बाद अगला जो हमारा है समूह, इसके बाद मैं इसको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ सिद्धांत और उसके प्रतिपादक के बारे में बता रहा हूं। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। अगला देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? रेमंड बी कैटल एंड हॉर्नर ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड। पास सिद्धांत किसने दिया था? जेपी दास या जैक नागलिरी और क्रीबी ने दिया था। इन तीनों लोगों ने क्या दिया था? पास सिद्धांत दिया था। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। ठीक। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया था? बर्ट और बर्नर ने दिया था। बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। ठीक हो गया। क और ख का सिद्धांत किसने दिया था? हैब ने दिया था। लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। ठीक हो गया। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को मैं आपको बाल विकास में
जो हमारा टॉपिक है बाल विकास उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया, एक बार और देख लेते हैं। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह कारक का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत रेमंड बी कैटल ने दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, पास सिद्धांत जेपी दास, जैक नागलिरी और क्रीबी ने दिया था, प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। प्रतिदर्श अलग है, प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। लेकिन पदानुक्रमित कौन सा सिद्धांत है, किसने दिया था? बट और बर्नर ने। ये दोनों अलग अलग है, हाँ, एक ही मत मान लेना। त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने, क व ख का सिद्धांत हैब ने, लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन ने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। ठीक हो गया। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक हो गया। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? याद कीजिए, अल्फ्रेड बीने ने। एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने। क्या कहा था? इसने कहा था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, अर्थात अविभाज्य का मतलब क्या होता है? अविभाज्य। अ का अर्थ होता है नहीं, विभाज्य का अर्थ जिसे हम बांट नहीं सकते, यानी कि हम बुद्धि को बांट नहीं सकते। इसने क्या कहा था? बुद्धि में केवल क्या है? एक तत्व निहित है। ठीक है, इस सिद्धांत को तभी इस कारण क्या कहा गया? एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी कहा गया। इसके जो अन्य नाम है, अन्य नाम इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम आ सकते हैं। ठीक हो गया। एक तत्व का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत और निरंकुशवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को निरंकुशवादी क्यों कहा गया वो देखिए। मैंने कहा था अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को अविभाज्य इकाई माना है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होगा। यह किसका कहना था? अल्फ्रेड बीने का। इसी वजह से इसे क्या कहा गया? निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। एक तत्व का सिद्धांत कहिए, एक खंड का सिद्धांत कहिए या निरंकुशवादी सिद्धांत कहिए, ये आ भी चुका है शायद कि निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहते हैं? एक कारक सिद्धांत को कहते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है? वो किसने कहा था? अल्फ्रेड बीने ने कहा था। ठीक हो गया। इसलिए यह सिद्धांत क्या है? अमान्य माना गया। ठीक हो गया। इस सिद्धांत को क्या कर दिया? अमान्य कर दिया गया। ठीक हो गया। अगला देखिए, द्विकारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर्स थ्योरी। इस सिद्धांत का जो अन्य नाम है वो क्या है? द्वितत्व या द्विखंड का सिद्धांत। इसके जो जनक थे वो कौन थे? स्पीयर मैन थे। इन्होंने क्या कहा था? बुद्धि में क्या है? दो कारक है। ठीक हो गया। बुद्धि में दो कारक है। एक को इन्होंने क्या रखा? सामान्य कारक, यानी कि जनरल फैक्टर, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? जी से दर्शाते हैं। एक को इन्होंने क्या कहा? विशिष्ट कारक, यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर कहा, यानी कि इसे एस फैक्टर से दर्शाते हैं। ठीक हो गया। इन्होंने क्या कहा कि जी कारक तो सब में सामान्य रूप से होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर या धीरे धीरे विकासशील क्रम में क्या कहते हैं, वह किसी विशिष्ट कारक में निपुण हो जाता है। यानी कि बुद्धि में क्या है? सामान्य कारक तो जन्मजात होते हैं, लेकिन वह अर्जित ज्ञान के आधार पर उन कारकों में विशिष्ट कारक भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1923 में अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया था। उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को दो कारकों में विभाजित किया था। ठीक हो गया, जिसे जी या एस फैक्टर कहते हैं, जहां जी का अर्थ क्या होता है? सामान्य, और एस का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट। ठीक हो गया। अगला देखिए, अगला सिद्धांत त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत मतलब देखिए, इसके जनक, इसको हम क्या कहते हैं? अन्य नाम त्रिखंड या त्रितत्व का सिद्धांत। त्रिखंड या त्रितत्व का सिद्धांत। इसके जो जनक थे वो कौन थे? स्पीयर मैन थे। स्पीयर मैन ने 1911 में अपने पूर्व बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को, इन्होंने क्या कहा था? इससे पहले स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि बुद्धि क्या है? दो कारकों में है। इसी का खंडन करते हुए उन्होंने क्या कहा? द्विकारक नहीं, ये क्या है? तीन कारक है। इसमें कितने कारक हैं? तीन कारक है। एक तो क्या हो गया हमारा? सामान्य कारक, यानी कि जी फैक्टर। ठीक हो गया। एक हमारा क्या हो गया? ग्रुप फैक्टर, यानी कि जी फैक्टर या ग्रुप फैक्टर, GROUP, ग्रुप फैक्टर। ठीक हो गया। और इसी में हमारा एक क्या होता है? समूह कारक फैक्टर। ठीक हो गया। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बुद्धि में तीन कारक होते हैं? वो कौन मनोवैज्ञानिक थे? स्पीयर
मैन, ठीक हो गया। अगला देखिए बहुखंड का सिद्धांत, ठीक हो गया। बहुखंड का सिद्धांत या मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है। इसके जो अन्य नाम याद रखना, अन्य नाम बहुत है। बालू, आपने बालू रेत देखा होगा। रेत को जब आप मुट्ठी में उठाते हैं तो उसमें कितने कण होते हैं रेत के? असंख्य होते हैं, इसलिए इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। एक अणु से परमाणु बनता है, इसलिए इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे एनार्किक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे मात्रा सिद्धांत भी कहते हैं, इसे बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं। बहुतत्व अलग था, बहुकारक अलग है। बहुतत्व अलग था और बहुकारक अलग है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में, थॉर्नडाइक ने क्या, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? थॉर्नडाइक था। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण बताया था, ठीक हो गया। उनके अनुसार क्या था? मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा था कि मनुष्य में जो भी बुद्धि होती है उसमें क्या है, कई प्रकार के कारक पाए जाते हैं, और यह कारक क्या है, क्या कहते हैं, विभिन्न कारक आपस में मिलकर कार्य करते हैं। थॉर्नडाइक ने पूर्व के सिद्धांतों में प्रस्तुत सामान्य कारकों को आलोचना की। इन्होंने क्या कहा था? जो जनरल फैक्टर होते हैं उन कारकों का आलोचना किया। सिद्धांत में सामान्य कारकों की जगह इसने क्या रखा? प्राइमरी फैक्टर तथा कॉमन फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर और कॉमन फैक्टर का प्रयोग किया। मूल कारकों में मूल मानसिक योग्यताएं जैसे शाब्दिक योग्यताएं, आंकिक योग्यताएं, यांत्रिक योग्यताएं, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता तथा भाषण देने की योग्यता। उनके अनुसार ये योग्यताएं वाले व्यक्ति समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। थॉर्नडाइक ने इस बात को भी माना कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशिष्ट योग्य अवश्य होता है, परंतु उनका यह भी मानना था कि व्यक्ति एक विषय की योग्यता दूसरे विषय में योग्यता का अनुमान लगाना कठिन है। व्यक्ति की एक विषय की योग्यता का दूसरे विषय में अनुमान लगाना कठिन है। जैसे कि एक व्यक्ति अगर यांत्रिक कला में प्रवीण है तो वह आवश्यक नहीं है कि संगीत हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर ढोल भी बजा रहा है, बांसुरी भी बजा रहा है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा एक संगीतकार। हमारा अगला सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक कौन थे? इस सिद्धांत के जनक कौन थे? थ्रस्टन थे, ठीक हो गया। थ्रस्टन क्या कहते थे? थ्रस्टन ने बुद्धि को अनेक प्रकार की मानसिक योग्यताओं का एक मिश्रण माना है, विभिन्न समूहों में पाई जाती है, जो कि ये सभी योग्यताएं अलग अलग कार्य न करके साथ मिलकर समूह में कार्य करती है। इन्हीं योग्यताओं में एक कारक जो होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। बाकी सभी योग्यताएं उस प्रधान कारक के चारों ओर घूमती है। समूह कारक सिद्धांत में थ्रस्टन ने बुद्धि को निम्नलिखित 7 भागों में बांटा है। वाचिक योग्यता, संख्यानात्मक या आंकिक योग्यता, दैशिक योग्यता जिसे हम आकाशीय योग्यता या स्थान संबंधी योग्यताएं भी कहते हैं। चौथा है प्रात्याक्षिक गति की योग्यता। अगला शब्द प्रवाह की योग्यता। अगला है स्मृति योग्यता। अगला है आज्ञानात्मक योग्यता। आओ इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। वाचिक योग्यता क्या होते हैं? इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति में शब्दों या भाषाओं को समझने की एक योग्यता होती है, यानी कि वाचिक बोध के अनुसार हम शब्दों या संप्रतियों के अर्थ को समझते हैं। इसके साथ हम दूसरों के विचार को भी समझते हैं। वाचिक बुद्धि क्या होती है? इसमें जो वाचिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होती है? शब्दों या संप्रतियों को समझने की एक योग्यता होती है, ठीक। अगला देखिए संख्यानात्मक। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्तियों में संख्यानात्मक कार्यों को करने की तीव्रता अधिक होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भागा करना या गणितीय प्रक्रिया करना। दैशिक संबंध को मैंने क्या कहा था आपको? क्या क्या कहते हैं? दैशिक संबंध को कहते हैं हम आकाशीय या स्थान संबंधी योग्यता। आकाशीय या स्थान संबंधी योग्यता। इसमें जो व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति क्या है, किसी भी तथ्यों को देखकर उसके बारे में क्या करता है? अपना चिंतन करके उसमें क्या करता है? अपनी रचना करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई खाली प्लॉट देखा और उसमें मनी मन में आपने क्या करा? उसमें अपने प्लॉट में अपने मकान का एक निर्माण कार्य करने का एक कल्पना करी, ठीक। अगला देखिए प्रात्याक्षिक गति। इसके अनुसार हम चीज़ों के प्रति अपनी धारणा स्थापित करते हैं। अगला है शब्दों। इस प्रकार के व्यक्ति में शब्दों को परवाह करने या बोलने की शक्ति अधिक होती है, ठीक।
ठीक हो गया। स्मृति, इसके अंतर्गत क्या हम सूचनाओं का स्मरण करते हैं। ठीक। आज्ञानात्मक बुद्धि, इस बुद्धि वाले व्यक्ति उदाहरणों के आधार पर अपना क्या कहता है, प्रमाण बताता है। ठीक हो गया। अगला देखिए बहुबुद्धि। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहिए, बहुप्रतिभा का सिद्धांत कहिए, सात सिद्धांत कहिए, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बात की है। इसके जो जनक थे वो कौन थे, हावर्ड गार्डनर। इन्होंने क्या कहा, बुद्धि में कोई एक तत्व नहीं है। इन्होंने बीने द्वारा दिए गए एक कारक सिद्धांत का खंडन किया और उन्होंने कहा बुद्धि में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, लेकिन किसी समस्या का समाधान करने के लिए वो आपस में क्या करती है, अंतःक्रिया करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फेमस ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में बुद्धि के विभिन्न क्षेत्रों को विभाजित किया है। कौन सी पुस्तक में, फेमस ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। ठीक हो गया। देखिए इन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए। 1983 में इन्होंने कितने प्रकार बताए, गार्डनर ने 7 प्रकार बताए। इसीलिए इसे सात बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 7 बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने प्रथम संशोधन कब किया, 1998 में, जिसमें इन्होंने एक और बुद्धि जोड़ी। ठीक है। अगला संशोधन इन्होंने कब किया, 2000 में किया, जिसमें इन्होंने एक प्रकार की और बुद्धि जोड़ी। पहले कितनी थी, 7। ठीक। अब कितनी है वर्तमान समय में, 9। ठीक हो गया। वह बुद्धि इस प्रकार है, भाषाई मौखिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। आइए इनको समझते हैं। भाषागत बुद्धि किसे कहते हैं। भाषागत बुद्धि वाले व्यक्तियों में भाषा को समझने की शक्ति अधिक होती है। ठीक हो क्या। फॉर एग्जाम्पल ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, लेखक और कवि। तार्किक गणितीय बुद्धि, इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति में तार्किक योग्यता अधिक होती है, यानी कि तर्क करने की क्षमता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता, ETC। ठीक। अगला देखिए दैसिक बुद्धि, यानी कि इस बुद्धि में क्या होता है, कोई भी चीज़ को देखता है तो उसके बारे में क्या कर लेता है, अपना एक इमेज बना लेता है। ठीक हो गया। जैसे नाविक हो गया, मूर्तिकार हो गया, शल्य चिकित्सक हो गया, ETC। ठीक हो गया। अगला देखिए संगीतात्मक बुद्धि, इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या होती है, ध्वनियों और ध्वनियों की नई अभिरचनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। यानी कि इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति में संगीत की अधिक मात्रा पाई जाती है। ऐसे वाले व्यक्ति किसे कहते हैं, संगीतकार हो गया, रचयिता हो गया या गायक हो गया। ठीक। अगला देखिए शारीरिक बुद्धि, इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या होती है, शारीरिक क्षमता अधिक पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल धावक हो गया, नर्तक हो गया, अभिनेता हो गया, शल्य चिकित्सक हो गया, खिलाड़ी हो गया या जिम्नास्टिक हो गया। ठीक हो गया। अंतराव्यक्तिक, देखिए एक तो होता है अंतराव्यक्तिक, एक होता है अंतःव्यक्तिक। अंतराव्यक्तिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है। ठीक। जो दूसरों के बारे में सोचता है, यानी कि बाहर की ओर जाता है, जिसकी दिशा क्या होती है, बाहर की ओर होती है, उसे क्या कहते हैं हम, अंतराव्यक्तिक। अंतःव्यक्तिक कहते हैं जो अपने बारे में सोचता है। ठीक। यानी कि अपने ही बारे में सोचता है। ठीक हो गया। देखिए अंतराव्यक्तिक कहते हैं, इस योग्यता में मनुष्य दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, भावनाओं, व्यवहारों को समझता है तथा उनके साथ मधुर संबंध बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मनोवैज्ञानिक। ठीक हो गया। राजनीतिक, धार्मिक नेता। ठीक। अगला देखिए अंतःव्यक्ति, मैंने क्या कहा था, अंतराव्यक्ति में तो क्या है, वो दूसरों के बारे में सोचता है, यानी कि उसकी दिशा कहाँ को होती है, बाहर को। लेकिन अंतःव्यक्ति में उसकी दिशा कहाँ होती है, अंदर की ओर। इस बुद्धि में तो अनुसार व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा अपनी कमजोरी का ज्ञान होता है। ऐसे वाले बुद्धि वाले व्यक्ति कौन होते हैं, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता। ठीक। अगला देखिए। ठीक। सबसे पहले तो गार्डनर ने क्या कहा था कि मनुष्य में 7 बुद्धि पाई जाती है, लेकिन उन्होंने क्या है, कुछ संशोधन के उसके बाद उन्होंने 8वां प्रकार जोड़ा, जो प्रकृतिवादी, यानी कि नेचुरलिज्म। यानी कि इस प्रकार के व्यक्ति क्या है, प्रकृति प्रेमी होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, अपने परिवेश से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ठीक हो गया। इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से है। हमारे संबंधों की
पूर्ण जानकारी से है। इस बुद्धि का प्रयोग करके हम पशु पक्षियों वनस्पतियों के सौंदर्य के बारे में जान पाते हैं। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति कौन कौन होते हैं? उदाहरण के लिए शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञान वाले, प्राणी विज्ञान वाले, पक्षी विज्ञान etc। ठीक हो गया। अगला देखिए अस्तित्ववादी। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति छिपे हुए रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भूत प्रेत मानव अनुभूति के बारे में जानकारी की कोशिश करते हैं। इस प्रकार वाले बुद्धि वाले व्यक्तियों में क्या आता है? हमेशा क्यों, कहाँ, कैसे, कब जैसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। ठीक। अगला देखिए तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? रेमंड बी कैटल एवं हॉर्न ने दिया था। याद रखिए उन्होंने बुद्धि को कितने प्रकार में बांटा था? तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, यानी कि दो प्रकार में बांटा था। इन्होंने क्या कहा था? तरल बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है, जो हमारे वंशानुक्रम पर निर्भर होती है। ठोस बुद्धि किसे कहते हैं? यह बुद्धि अर्जित कारकों पर निर्भर होती है। यानी कि ठोस बुद्धि हम किसे कहते हैं? हम अनुभवों के आधार में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? हमारी ठोस बुद्धि कहते हैं। तरल बुद्धि का विकास कितने वर्ष तक हो जाता है? 14 से 15 वर्ष तक। और ठोस बुद्धि का विकास कब होता है? 25 से 30 वर्ष तक। अगला देखना जो हमारा सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत, यानी कि इसे 3D थ्योरी भी कहते हैं। 3 डायमेंशनल थ्योरी या 3D थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? जेपी गिलफोर्ड थे। कौन थे? जेपी गिलफोर्ड थे। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले संक्रिया, फिर विषय वस्तु, फिर उत्पाद। बुद्धि के प्रयोग के द्वारा कोई भी काम करना क्या कहलाता है? संक्रिया कहलाता है। अगर हम बुद्धि के माध्यम से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे क्या कहलाएगा? संक्रिया, जिसे ऑपरेशंस भी कहते हैं। ठीक हो गया। विषय वस्तु किसे कहते हैं? विषय वस्तु का संबंध उस सामग्री या सूचना से होता है जिस पर व्यक्ति बौद्धिक क्रियाएं करता है। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु का अर्थ होता है विषय वस्तु का संबंध उस सामग्री या सूचना से होता है। विषय वस्तु का संबंध किसी सामग्री या सूचना से होता है जिस पर व्यक्ति अपना बौद्धिक क्रिया करता है। उत्पाद का अर्थ क्या होता है? देखिए उत्पाद का अर्थ क्या होता है? वो देखिए उत्पाद का अर्थ होता है विषय वस्तु द्वारा दी गई संक्रिया के परिणाम से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं। ठीक हो गया। गिलफोर्ड ने सर्वप्रथम मॉडल कब दिया था? 1961 में। इसी का उन्होंने संशोधन कब किया था? दूसरी बार प्रथम संशोधन 1967 में। उसके बाद उन्होंने द्वितीय संशोधन कब किया था? 1988 में। ठीक हो गया। जब गिलफोर्ड ने 1961 में यह मॉडल दिया था तो विषय वस्तु पर कितनी कारक जोड़े थे? 4। फिर संक्रिया पे 5, उत्पाद पे 6। इस प्रकार 4 × 5 × 6 = कितने हो गए? 120। 1961 में गिलफोर्ड द्वारा दिया गया मॉडल में कितने कारक थे? 120 कारक थे। अगला जो संशोधन उन्होंने 1967 में किया था उसमें उन्होंने विषय वस्तु में 1 कारक और जोड़ा, यानी कि वो विषय वस्तु में कितने कर दिए? 5 कर दिए। संक्रिया में कितने कर दिए? 5। और उत्पाद में कितने कर दिए? 6 कारक कर दिए। टोटल कितने हो गए? 5 × 5 × 6 यानी कि 150 कारक। ठीक हो गया। ऐसे ही अगला देखिए द्वितीय संशोधन कब किया था उन्होंने? 1988 में। इन्होंने इसमें क्या किया? विषय वस्तु में 5, संक्रिया में 6, उत्पाद में 6, यानी कि टोटल 5 × 6 × 6 180 कारक जोड़े। ठीक हो गया। इनका मानना यह होता है कि बुद्धि में कितने कारक हैं? 180 कारक हैं। वह कारक मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको बता दिए हैं। ठीक हो गया। अगला जो हमारा सिद्धांत है त्रितंत्र का सिद्धांत, जिसे हम त्रिचापी या त्रिघटकी सिद्धांत भी कहते हैं। त्रिचापी या त्रिघटकी सिद्धांत भी कहते हैं। त्रिचापी या त्रिघटकी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक हो गया। इस सिद्धांत का जनक कौन था? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने तंत्र में बांटा था? 3 तंत्र में बांटा था। सबसे पहला क्या था? देखिए सृजनात्मक बुद्धि, जिसे हम अनुभवजन्य बुद्धि भी कहते हैं। दूसरा है संदर्भात्मक बुद्धि, यानी कि जिसे हम व्यवहारात्मक बुद्धि भी कहते हैं। संदर्भात्मक बुद्धि को क्या कहते हैं? हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक। अगला जो हमारा टॉपिक है
त्रितंत्र का सिद्धांत। अगला सिद्धांत हमारा जो है वो है त्रितंत्र का सिद्धांत, जिसे हम त्रिचापी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक हो गया। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने तंत्र में बांटा था? 3 तंत्र में बांटा था। अगला जो हमारा सिद्धांत है त्रितंत्र का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग ने, इसके जो जनक थे कौन थे? स्टर्नबर्ग थे। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने तंत्रों में बांटा था? 3 तंत्र में बांटा था। सबसे पहले सृजनात्मक, संदर्भात्मक और विश्लेषणात्मक। ठीक हो गया। सृजनात्मक को इन्होंने अनुभवजन्य भी कहा। इन्होंने कहा कि जितना ही व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है उसकी बुद्धि उतनी ही तीव्र होती रहती है। व्यवहारात्मक बुद्धि यानी कि संदर्भात्मक बुद्धि। इन्होंने कहा कि व्यवहारात्मक बुद्धि ही क्या कहलाती है? संदर्भात्मक बुद्धि कहलाती है। अगला था विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी कि घट की बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि को क्या कहते हैं? घट की बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि द्वारा, विश्लेषणात्मक जो बुद्धि होती है, इस बुद्धि द्वारा मनुष्य किसी समस्या का समाधान के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि कैसे कहते हैं? जब इसे कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उसका विश्लेषण करके सही ढंग से यह क्या करता है? उसका सूचना प्राप्त करके उसका विश्लेषण करता है। ठीक हो गया। ठीक। संदर्भात्मक बुद्धि मैंने आपको बता दिया। संदर्भात्मक बुद्धि को क्या कहते हैं? व्यवहारात्मक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक। अगला देखिए, अगला जो है लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक कौन थे? आर्थर जेनसन थे। इस सिद्धांत के जनक कौन थे? आर्थर जेनसन थे। इन्होंने इस सिद्धांत में बुद्धि को कितने प्रकार में बांटा है? प्रथम और द्वितीय यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 में बांटा है। ठीक हो गया। इन्होंने लेवल 1 में किस बुद्धि को रखा? रटने मात्र या स्मृति। इन्होंने कहा कि लेवल 1 में किसको रखा? रटने वाली बुद्धि को रखा। ठीक हो गया। और द्वितीय बुद्धि में इन्होंने किसका रखा? उच्च स्तरीय कौशल वाले व्यक्तियों को रखा। ठीक हो गया।